नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दोस्तों, रेपुटेशन मीडिया के प्रोग्राम खास शख्सियत में आपका स्वागत है। और आज के प्रोग्राम की खास शख्सियत हैं एक ऐसी हस्ती जो उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व में मंत्री रहे हैं, जिनका नाम है राम सकल गुर्जर। आप उत्तर प्रदेश के बहुत ही शानदार नेता रहे हैं और वर्तमान में अभी आप उत्तर प्रदेश में भाजपा की राजनीति कर रहे हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनसे उनके जीवन सफर और उनकी राजनीतिक यात्रा के बारे में। तो आइए बात करते हैं राम सकल गुर्जर जी से। गुर्जर साहब नमस्कार। नमस्कार। चलिए, पहले तो आपको बधाई, धन्यवाद, और आपकी मीडिया को भी धन्यवाद। चलिए साहब, थैंक यू। आप लगभग एक योजना उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं 2012 से 16 वाले कार्यकाल में। 17, हाँ 16 वही सन। हाँ 16-17। तो गुर्जर साहब, आप बेसिकली रहने वाले कहाँ के हैं? देखिए, हमारा एक फतेहाबाद, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर फतेहाबाद में गड़ी दरिया एक गांव है छोटा सा जी। वहाँ साधारण परिवार में हमारे पिताजी किसान थे जी। और हम 3 भाई एक बहन थे। बहन हमारी सबसे बड़ी थी, बाकी हम सबसे छोटे थे। अच्छा, एक आपके बड़े भाई हैं? 2 बड़े भाई। अच्छा, 2 बड़े भाई। 2 बड़े भाई हैं। ओके। और 2 जो सबसे बड़े भाई हैं अमर सिंह जी, वो ब्लॉक प्रमुख रहे हैं फतेहाबाद के जी। अपना फतेहाबाद में किसान, खेती और व्यापार करते हैं। ओके। छोटे भाई हैं गिरिराज सिंह, वो आगराम वन विभाग में जो दरोगा होते हैं जी, उस पद पे हैं। ओके। उनका एक बेटा अभी PCSP हो गया है, कानपुर में है। और मेरे एक बेटा एक बेटी है। अच्छा। हाँ। तो आप सबसे छोटे हैं भाई बहनों में? सबसे छोटे। तो पिताजी आपके खेती से जुड़े हुए थे? हाँ जी, हाँ जी, किसान परिवार से। क्या नाम था आपके फादर का? महेंद्र सिंह जी। महेंद्र सिंह। ओके। तो आपके जो भतीजे हैं वो भी उत्तर प्रदेश में PCS अधिकारी हैं? PCS में। तो अभी रिसेंटली में चलते 2 या 3 साल पहले PCS हुए हैं। ओके। हाँ। चलिए, तो बड़ी अच्छी बात है कि ऐसे बच्चे निकल के आ रहे हैं। तो आपके जो बच्चे हैं, बेटा और बेटी, वो क्या कर रहे हैं अभी? दोनों की शादी हो गई है जी। और बेटा अपना आगराम व्यापार करता है, देखता है जी। यहाँ पर हमारी खेती बाड़ी भी है काफ़ी, और हमारा एक पंप है, पेट्रोल पंप है जी। और हमारे मैरिज होम भी हैं आगरा में। ओके। गन हाउस है, छोटे मोटे काम जो भी व्यापार हो, व्यापार सारे व्यापार। बेटा वो सारी चीज़ें देख रहे हैं जी। और बेटी की शादी होगी दिल्ली। अच्छा। तो गुर्जर साहब, आपका जो बचपन है वो गांव में ही गुजरा? जी बिल्कुल, गांव है और खेती बाड़ी करते में गुजरा है। मतलब हम बहुत नीचे स्तर पर हमने जो काम होते हैं जो गांव देहातों में, फसल कटाई, खेत में पानी लगाना, खेत में आलू खोदना, ये सारे मतलब सारे काम आपने किए हैं जो एग्रीकल्चर से एसोसिएट लोग। और उस समय जब बचपन में, अब तो आजकल ट्रैक्टर से चलता है जी। आजकल तो ट्रैक्टर घुमाओ खेत जोत गया जी। उस समय बैलों से चलता था जी। हल से खेती तो हमारे घर पे बैल रहते थे जी। 2 बैल थे। तो बैल रहते थे, बड़े भैया काम करते थे, लेकिन हम भी कभी कभी चले जाते तो हम भी कभी जोत लेते थे जी 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 जी। तो आपकी एजुकेशन गांव में ही हुई? प्रारंभिक एजुकेशन यहाँ इंटर तक वहीं गांव में हुई। इंटर के बाद फिर BA सेंट जॉन्स डिग्री कॉलेज हमारे बड़े, वहाँ से BA किया। सेंट जॉन आगरा में जो कॉलेज है? हाँ जी, वहाँ से ग्रेजुएशन किया और LLB आगरा कॉलेज से की। अच्छा, LLB आगरा यूनिवर्सिटी से की। इसके बाद थोड़ी बहुत वकालत भी की, लेकिन वकालत करने के बाद उसी समय हम राजनीति में आ गए। सन 90 की बात है ये जी। तो राजनीति में आ गए धीरे धीरे। आदरणीय श्री मुलायम सिंह जी से हमारा परिचय हुआ, और परिचय होने के बाद उनका आकर्षण हमारे पर दिखा। उस समय हम स्कूल हॉस्टल में रहते थे, तो आकर्षण देखा तो उन्होंने धीमे धीमे करके हमको जो मान सम्मान दिया, उससे हम प्रभावित हुए। तो आप मुलायम सिंह जी से कितने टाइम पहले जुड़ गए थे? 90 के आसपास ही वैसे पढ़ रहे थे, हम LLB कर रहे थे। पढ़ रहे थे, मतलब जब चीफ मिनिस्टर बन गए थे मुलायम सिंह? चीफ मिनिस्टर बन गए तो हट भी गए थे। जो बाबरी मस्जिद का जो हुआ था इशू जी जी, उस पर सरकार चली गई थी। और फिर काफ़ी करीब 35 से 37 MLA केवल आए थे उनकी जी जी जी। तो उससे पहले जुड़ गया था। तो आप जुड़ने के बाद फिर आपको उन्होंने कोई संगठन में दायित्व दिए या आप ऐसे ही छात्र? उस समय जो आज समाजवादी पार्टी में छात्र सभा होती है जी,
वो पहले लोहिया छात्र वाहिनी थी। अच्छा, लोहिया छात्र वाहिनी का मुझे जिलाध्यक्ष बना दिया उन्होंने। और जिलाध्यक्ष के बाद फिर जिलाध्यक्ष के बाद फिर लोहिया वाहिनी में प्रदेश में सचिव बनाया। 97 में आकर के मुझे जिलाध्यक्ष बना दिया पार्टी का, मेन पार्टी का। अच्छा, मेन बॉडी के आप जिलाध्यक्ष बन गए आगरा के। तो जिलाध्यक्ष आप कितने टाइम रहे? मैं करीब 10-11 साल रहा। अच्छा, रेगुलर आप अध्यक्ष बने रहे? हाँ जी। तो फिर 2012 की जब सरकार 2012 की सरकार आई, सरकार में सबसे पहले जो सरकार आते ही 7 MLC नॉमिनेट करने थे सरकार को जी, 1 महीने के अंदर। उसमें ये जो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे वो भी थे, रायन चौधरी, और 7वां नाम मेरा था। तो उसमें MLC बना दिया था मुझे। उसमें फिर आपको MLC बना दिया। उसी के 1 साल बाद एक्सटेंशन हुआ जी मंत्रिमंडल का। जी। उसमें मुझे मंत्री बना दिया। फिर 1 साल बाद फिर एक्सटेंशन हुआ, उसमें स्वतंत्र प्रभार का मंत्री। आपको इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया उन्होंने। आप टेक्निकल एजुकेशन राज्य मंत्री था। फिर स्वतंत्र प्रभार दिया गया तो खेल और युवा कल्याण का राज्य मंत्री बनाया जी। तो लगभग 20 साल का राजनीतिक सफर आपका रहा। नहीं, उस टाइम 20 साल का था जब आप MLC बने। हाँ, जब MLC बने थे। 20 साल का आपका एक राजनीतिक सफर था और आपको पार्टी ने MLC बना दिया और उसके बाद आप मिनिस्टर बने। हाँ जी। तो एज ए मिनिस्टर लगभग आप 4 साल के आसपास मिनिस्टर रहे। हाँ जी। तो उसमें आपने कोई ऐसे बड़े काम जो यादगार मैंने प्राविधिक शिक्षा में, चूँकि प्राविधिक शिक्षा का जो कैबिनेट मंत्री था जी, वो स्वयं अखिलेश जी थे जी, राज्य मंत्री बना दिया, कैबिनेट उन्हीं के पास था। हाँ जी। तो मैंने उसमें उस समय आपको याद हो पूरे कॉलेजों में अपने मेरे प्रस्ताव पे ही पूरे प्रदेश में जो अटेंडेंस होती है जी, वो अटेंडेंस थंब से शुरू हो गई थी। क्योंकि उसमें कई बार फर्जीफिकेशन होता था जी जी जी। और कई इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे थे, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टूडेंट छात्र, मैंने एक इंजीनियरिंग कॉलेज को चेक किया तो उसमें चूंकि वजीफा मिलता है जी जी, SC कैटेगरी के BC कैटेगरी वजीफा मिलता है, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में कई बार फर्जी एडमिशन दिखा करके उस वजीफे को निकालने का काम होता है। तो मैंने फिर कहा मैंने पता किया कि स्टूडेंट जब मैंने चेक किया, लाओ लिस्ट लाओ स्टूडेंट की, तो उन्होंने स्टूडेंट की लिस्ट मेरे सामने रखी। तो मैंने कहा कि इसमें तो भाई मैंने फ़ोन किया उन छात्रों को जी, तो छात्र केवल मार्कशीट दे गए थे स्कूल में और बीटेक कर रहे थे। बीटेक वैसे प्रैक्टिकल नहीं कर रहे थे जी जी जी, वो मार्कशीट दे गए थे एडमिशन के लिए। और होता ये था उसमें एडमिशन 1 साल 2 साल फिर पेपर नहीं देते थे, वो लेकिन छोड़ देते थे एडमिशन। वो फीस आ जाती थी, इसको छोड़ दिया। और वो काम था कि मैंने 3-4 लोगों को फोन लाया, कहाँ भाई कहाँ तुम छात्र कहाँ हो? बोलते हम कहाँ छात्र हैं, मैंने कहा रहे चेन्नई में नौकरी कर रहे हैं जी। कहा हलवाई, मतलब जनरली उतना झूठ पकड़ा गया। फिर मैंने कहा यार इसका उपाय करना पड़ेगा। फिर मैंने उस समय मुख्यमंत्री से कहा और मुख्यमंत्री ने कहा कि ठीक है बिल्कुल करो इसको। तो फिर मैंने जो भी स्टूडेंट आएंगे वो अपना थंबिंग वहाँ प्रेस करेंगे और तब उसमें जाएंगे। तो ये हो गया। तो उससे थोड़ा सा ये बदला। हालांकि वैसे इंजीनियरिंग कॉलेज वालों का पूरे यूपी के इकट्ठे होकर के मेरे पास आए कि सब ये क्या कर दिया, मैंने भाई ये नियम यही रहेगा जी। हाँ, तो एक ये काम किया था। खेल मंत्री के रूप में मैंने 2-3 काम किए। खेल मंत्री था तो उस समय जो स्टूडेंट्स थे, जो खिलाड़ी होते थे स्टेडियम में जो काम करते थे जी, उनको 100 रुपये की डाइट मिलती थी जी, खाना पीना दूध वो सब उसी में रहता था। मैंने उसको बोला भाई 100 रुपये से क्या होगा बेचारे, खाना क्या 100 रुपये क्या, दूध पिएगा, अंडे खाएगा, कुछ अच्छी सब्जी खाएगा। तो उसको मैंने 250 रुपये कर दिया था। मैं वही 250 पैसे बढ़ाऊँ तो उस समय 250 रुपये की डाइट, जो हॉस्टल स्टेडियम बने होते हैं जी जी, जिनमें खिलाड़ी रहते हैं, उनको 250 रुपये की डाइट तब कर दी थी। और एक ये काम किया था। एक कोच जो काम करते थे, वो कोच टेम्परेरी कोच काम करते, टेम्परेरी अभी भी है। टेम्परेरी मैं टेम्परेरी मतलब प्रमाण नहीं कर पाया जी जी, लेकिन टेम्परेरी उनको तनख्वाह मिलती 7-8 हज़ार, 8,000, 7,000, 9,000 से किसी कोच की ज़्यादा नहीं होती थी जी जी। अब कोच स्टेडियम में ज़्यादा तो सिखाएगा उनको, तो सिखाएगा 7-8 हज़ार में उनका घर परिवार चलेगा नहीं जी। उनकी तनख्वाह मैंने 25 से लेकर 30,000 पे, अस्थाई कोच अस्थाई होंगे लेकिन तनख्वाह उनकी 25 से, तनख्वाह आपने ज्यादा बढ़ा तो फिर उन कोचों को बड़ा लगन से काम करने, खिलाड़ियों को सिखाने लगे वो लोग। अब उनको फील आने लगा कि यार हाँ, फिर उनको ये जिम्मेदारी बताइए कि हमारे घर पे सब्जी कैसे, उसको उतना सफिशिएंट मिल गया, अब भूल गए कहीं दिमाग लगाना। जिसको 30,000 रुपये मिलने लगे तो वो मतलब प्राइवेट में भी जॉब करेंगे तो अच्छा, मतलब 30,000 रुपये। तो उन्होंने फिर उनका ध्यान, मैंने कहा जब तक कोच सिखाएंगे नहीं
फॉर्मेलिटी करेंगे 7,000 में, कौन सिखाएगा। फिर वो पूरे दिन काम करने लगे, काम करने तो तब से खिलाड़ियों में भी इंटरेस्ट जगने लगा। एक्चुअली जब कोई भी पद, किसी भी पद पर अगर कार्य कर रहा है, अगर उसको वेतन उसके हिसाब से नहीं मिल रहा, मतलब जो उसका एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो फिर आदमी सही तरीके से काम करता है। उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है ना, और रिक्वायरमेंट पूरी भाई किस लिए काम करता है, व्यापार धंधा नौकरी आदमी इसीलिए करता है, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट परिवार की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो। जी जी। अब उनकी परिवार की रिक्वायरमेंट पूरी होंगी तो उस तरफ से दिमाग हट गया, फिर वो जिस काम के लिए कर रहे हैं उस काम को करेंगे, लगन के साथ करेंगे, मेरा मानना ये था। जब आप उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बने तो एकदम आपका नाम प्रदेश में और देश में जब चर्चित हुआ कि भाई रामशक्ल गुर्जर एक आगरा के रहने वाले हैं और मंत्री बन गए, तो उस टाइम हम लोग सुनते थे कि नई नई चर्चाएं कि भाई ये सपा में मुलायम सिंह की जो पत्नी है उनसे जुड़े हुए हैं, शिवपाल सिंह की पत्नी है उनसे जुड़े हुए हैं, मतलब इस तरीके की बातें हम लोग सुनते थे, तो हमें तो पता नहीं था उन सब चीज़ों का। तो आज आपको दर्शक देख रहे हैं, देखो वैसे मैं आज उस पार्टी में नहीं हूँ जी, मैं भारतीय जहाँ रहता हूँ दिल से रहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ जी, लेकिन सच्चाई ये है मैं आज तक इतने राय जीवन में जो नेताजी की पत्नी है उनसे कभी मिला ही नहीं। अच्छा। और वो केवल मेरा सिर्फ नेताजी संबंध था, नेताजी ने मुझे कहाँ से उठा करके कहाँ बिठाया, बल्कि मतलब ऐसे किस्से हैं कि वो हो नहीं सकते। कभी एक बार हमने कह दिया हमारे पिताजी किसान हैं नेताजी, और पिताजी कहते हैं कि तुम नेताजी तुम्हें जानते ही नहीं हैं, तो रात के 11 बजे मेरे घर पर पहुँच गए वो 11 बजे। तो वो तो मेरा सिर्फ जो रिश्ता था सिर्फ उस परिवार में पूरे सिर्फ और सिर्फ, इसके अलावा किसी परिवार से कोई संबंध नहीं था। मैंने आज तो मैं मिलता ही विशेषकर जब जिनकी बात करूं उनसे तो मिला ही नहीं कभी। नहीं, ये मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूं क्योंकि ये मैक्सिमम आपके लिए ये बातें कही जाती हैं। देखिए आपके लिए तो इवन ये भी कहा जाता था कि रामशक्ल गुर्जर ने दो शादी कर रखी है, ये भी चर्चा है। अब वही देखिए ना, तो अब चर्चा में अब आप बताओ, मैं आपसे इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि आप अगर सामने अब चर्चा में कहीं आपको सच्चा, अब तो सच्चा अब तो क्लियर हो गया होगा ना। जी जी जी, चर्चा में कहाँ सच्चाई है क्या है। बिल्कुल। ये सब बातें ना, कुछ लोग फालतू लोग जो दिमाग चलाते रहते हैं, जिनको नेगेटिव सोच होती है, वो कहीं किसी अचीवमेंट को देख नहीं सकते, किसी को कहीं कोई जमीन के आदमी को पचा नहीं पाते हैं ना, वो इससे भ्रम फैलाते हैं, है ना, कि ये कहाँ से कहाँ कैसे, उसके पीछे की मेहनत कोई नहीं देखता। जी जी बिल्कुल, उसके पीछे के काम नहीं देखता कि किस तरीके के काम किए, मेहनत की। उनको तो आप 2012 में दिखाई दिए ना कि यार मिनिस्टर बन गए, एमएलसी हो गए, अब उनको 90-20 साल का पीछे का जो बैकग्राउंड उसके बारे में नहीं पता। नहीं, वो आगरा में सबको पता है, आगरा में नहीं, उत्तर प्रदेश में जो बाहर में आपको बताऊं, इस बात को जो आप बात कह रहे हैं ना, इस बात को आगरा के लोग सब जानते हैं जी। ये चर्चा आगरा से बाहर के लोगों की है। जी 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 बिल्कुल, आगरा के लोगों की नहीं, आगरा के लोगों ने मेरा जीवन देखा है, मेरा कैरेक्टर देखा है, मेरा रहन सहन देखा है, मैं किस परिवार से हूँ, मैं कैसे हूँ। मैंने फिर 93-94 में दूध का काम किया, दूध में खड़ा होकर रहा था, जगता था, चिलर खोला, चिलर बनाया, चिलर की सप्लाई की, दूध की लगातार काम, व्यापार किया, व्यापार से पैसा कमाया मैंने जी, व्यापार करने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, लगातार मेरी सप्लाई थी 4-5 टैंकरों की पर डे। मतलब राजनीति के साथ साथ जुड़े आप अपना दूध का भी काम कर रहे थे। और मैंने बड़ा फतेहाबाद में काम था आपका, आगरा में? फतेहाबाद बड़ी डेरी थी, चिलर था, हालांकि वो आज बंद हो गया जी, जो जिम्मेदारी बढ़ी, लेकिन मैंने बहुत मेहनत करके उस चिलर को चलाया था जी। जब आप मंत्री बने तो ये चीज़ें लोगों को नहीं पता थी जो अभी आप बात कर रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ें आपके स्वभाव में झलकती थी कि आप जमीन से जुड़े हुए एक नेता हो, और लोगों में ये फील नहीं होता था कि आप किसी मिनिस्टर से, या एक ऑरा होता है ना कि मतलब लोग सही से बात नहीं कर पाते, लोगों की बातें नहीं सुनी जाती। लेकिन ये मैंने एज ए जर्नलिस्ट ये देखा आपको कि आपसे लोग बहुत आसानी से बात कर रहे हैं और आप लोगों की बड़ी आसानी से सुन रहे हैं। तो ये मैं पीछे मतलब बोलता था कि भाई वास्तव में बहुत शानदार नेता हैं और ऐसे नेताओं की ज़रूरत है जी। देखिए एक्चुअली क्या है ना, जो व्यक्ति अपने जीवन शैली को लगातार, जीवन शैली सुख में दुख में, गरीबी में अमीरी में, मान में सम्मान में एक सी बनी रहती है जी, वो व्यक्ति अपने वो व्यक्ति कभी उसका दिन खराब नहीं आते हैं जी, जी, जी। जो जीवन शैली को बदल लेता है अपने स्टेटस पा करके, कुर्सी पा करके, वो निश्चित रूप से जब कुर्सी जाती है तो दुखी रहते हैं। बिल्कुल। इसलिए जीवन में, जिंदगी में हमेशा ये पद तो आने जाने का हिस्सा है, सिस्टम। बिल्कुल परमानेंट कुछ है नहीं, इसमें कुछ नहीं है। आपका परमानेंट आपकी जीवन शैली है, आपका व्यवहार है,
आप उसको जीवन शैली को, व्यवहार को, सबको ठीक रखोगे तो आपको कल को कुर्सी हो न हो, लेकिन कल को आपको मिलने वाले, नमस्ते करने वाले, बैठने सम्मान देने वाले हमेशा आपके साथ बने रहेंगे। उनकी कमी आपको जीवन भर नहीं होगी। और यही असली पूंजी है। जी। आपका बचपन आपने बताया गांव में गुजरा, लेकिन बचपन में आपका नेचर, आपका स्वभाव, आपकी रुचि क्या थी? देखिए, रुचि तो पढ़ने में थी जी। सेंट जोन्स में आए तो पढ़ने में थी। लेकिन अब देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, अभी आपसे बात हो रही है, आपने कहा मैं ग्रेजुएशन किया, फिर लॉ की। लोग कहते थे कि ये तो जो कम पढ़ा लिखा, अब हम ये भाई कोई टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर कोई ऐसे ही बन जाएगा, कम पढ़ा लिखा आदमी, शिक्षा मंत्री को ऐसे ही बनना है। मतलब खैर वो लोगों की अपनी भावना है। नहीं, उनको जानकारी होनी चाहिए ना आपके माध्यम से। अगर आप तो आजकल तो सब कुछ वेबसाइट पे है, सब कुछ गूगल पे है, सब कुछ फेसबुक पे है कि कौन कितना पढ़ा लिखा है। बिल्कुल। आजकल इसमें अब ये जमाना पुराने जमाने का नहीं है जी, ये जमाना नया जमाना। आज आपकी आइडेंटिटी, आपकी विचार, आपकी सोशल मीडिया पे कोई कुछ भी, आपकी कितनी पूंजी है आप पे, कितना क्या है, सब कुछ देख सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल तो सारी चीजें ओपन है, बायोग्राफी में होती कोई अब कोई छिपाव। कुछ लोग जो अब नहीं है वो भ्रम फैलाते हैं, वो लोग फैलाते रहते हैं। लेकिन आजकल सच्चाई जो होशियार लोग हैं वो तो आजकल खोलते हैं, हाल खोल के देख लेते हैं क्या कितना क्या स्टेटस इनका। अच्छा, आप लगभग 25 से 26 साल आपने सपा की राजनीति की जी, तो ऐसा क्या हुआ कि आपको देखिए मेरा वहाँ सिर्फ, मैंने फिर पहले भी कहा, मैं किसी पार्टी या दल की रीति की राजनीति नहीं कर रहा था जी। मैं एक व्यक्ति विशेष से जुड़ के राजनीति की मैंने, ओके, और उसकी डिवोशन से ही मैंने किया काम। मुलायम सिंह जी। अच्छा, अखिलेश मेरे चूंकि मेरा संबंध नेताजी से था, नेताजी के अलावा किसी को ज्यादा, मतलब मैं सिर्फ अपना नेता मुलायम सिंह जी को मानता जी जी जी, है ना। तो बाकी लोग हो सकता है ये लगता हो, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, ये लगता हो कि भाई क्यों ऐसा सब नेता। देखिए, मैंने अपनी जिंदगी में जहाँ भी माना, जिसको माना, एक व्यक्ति के साथ डिवोशन से रहा हूँ जी। जब नेताजी स्वस्थ नहीं रहे, जब नेताजी राष्ट्रीय दर्शन से हट गए, जब विवाद हुआ तो नेताजी बिल्कुल दरकिनार कर दिए गए। फिर मैं नेताजी से पूछ के, नेताजी ने कहा कि अब तुम स्वतंत्र हो बेटा, अब तक तो तुम ठीक थे स्थिति में, लेकिन अब आप आई तो अपने हिसाब से कर सकते। मतलब आप उनकी आज्ञा लेकर आए कि भाई मैं अब। जी बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। तो बीजेपी में आप किसको अपना लीडर मानते हैं? बीजेपी में देखिए, आज की तारीख में जिस तरीके की राजनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है देश में जी, और पूरे विश्व में जिस तरीके का अपना देश का, चूंकि मैं तो विदेशों में भी गया हूँ, अमेरिका में गया हूँ, ब्राजील में गया हूँ, ऑस्ट्रेलिया, मैंने बहुत देश हाँ बिल्कुल जाता रहता हूँ, और मेरे मित्र भी हैं वहाँ जी। देश में नहीं, पूरे विश्व में आज हम लोगों का जो सम्मान है जी, वो मोदी जी ने बढ़ाया है। बिल्कुल बिल्कुल। और मोदी जी ने एक ऐसी राजनीति की शुरुआत की है देश में, जो राजनीति बिल्कुल पारदर्शी है जी। आज भी मोदी जी जो जिस लेवल पे आज से 30 साल 40 साल पहले जैसे माँ से पहले मिलते थे, वैसे आज मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, मोदी जी ने एक राजनीति करने वालों को भी, राजनीति करना चाहते हैं, उनको मार्गदर्शन दिया है, इस बात का दिया है कि राजनीति कोई व्यापार नहीं है, राजनीति कोई धंधा नहीं है, राजनीति एक जन सेवा का माध्यम है। तो सब लोगों को, जितना भी राजनीति भारतीय जनता पार्टी में कर रहे हैं, उनका सबका ये निर्देश और मार्गदर्शन रहता है कि राजनीति ये नहीं है कि आप बन गए, आपके बाद आपके बेटे बन गए, बेटे के बाद नाती बन गया, ये सब सिस्टम भाजपा में नहीं है जी जी बिल्कुल, है ना। भाजपा में तो जो काम कार्यकर्ता है, और एक अच्छी बात है भाजपा में जिम्मेदारी है। बस आप किस पद पर नहीं हो, आप जिम्मेदारी आपकी काम करने की, चाहे कार्यकर्ता की दरी बिछाने की हो, चाहे भाषण देने की हो, लेकिन वो है सारे ऊपर से लेकर नीचे तक कार्यकर्ता जी। कोई बड़ा नेता नहीं है, सब कार्यकर्ता है। कार्यकर्ताओं के लिए कार्य डिवाइड होता है कि ये काम तुम्हारे हिस्से में, ये काम तुम इसे करोगे, तुम बूथ पे बैठोगे, तुम वहां बैठोगे, सब अपने पर काम करते हैं। मतलब वहाँ पद सुशोभित नहीं होते ना, वहाँ तो सिर्फ काम करने वाले आदमी। आज देखिए, प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे जितने भी मंत्रिमंडल में हैं, मुख्यमंत्री हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं भाजपा के, वो सेवा भाव से काम करते हैं। जैसे कोरोना काल में हुआ ना, कोरोना में भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी जान की बाजी लगा करके लोगों की सेवा करते देखा होगा आपको। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये पार्टी ऐसी है कि सेवा भाव से काम करती है, इसका उद्देश्य ही जन सेवा करना है। तो अभी संगठन में आपके पास कोई दायित्व है? अभी संगठन में वैसे मैं प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ। अच्छा, प्रदेश कार्य समिति में आपको बना रखा है। मैं कह रहा हूँ पहले जिम्मेदारी इसमें दी जाती है। जी 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 बिल्कुल। जब जिम्मेदारी दी जाएगी, उस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे।
25-26 साल एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के बाद जब आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वहाँ की रीति नीति कुछ चीज़ें ऐसी डिफरेंट होती हैं, तो कुछ थोड़ी बहुत परेशानी या क्या क्या आपने उसमें अंतर महसूस किया? देखिए, राजनीति करने वाले को राजनीति में जो विचारधारा होती है जी, वो विचारधारा से प्रभावित हो। बिल्कुल, विचारधारा, यहाँ विचारधारा राष्ट्रवाद की है। जी जी, यहाँ विचारधारा देश को आगे ले जाने की है। बिल्कुल, है ना। यहाँ विचारधारा आप देखे होंगे कि प्रधानमंत्री जी की माँ भी अगर वोट डालने आएंगी तो सीधे टेम्पो में बैठ के आएंगी, सीधे वोट डाल के चली जाएंगी लाइन में लग के। प्रधानमंत्री खुद लाइन में लगते हैं। तो यहाँ एक संदेश है आम लोगों के लिए कि भाई आप कोई पद लेके विशेष नहीं हो, जी जी, हो वही, आप पर पद मिल गया है तो इसलिए थोड़ा सा आपको जिम्मेदारी मिल गई है, जी, हो वही साधारण आदमी, जो साधारण आदमी जिस तरीके से काम कर रहा है वैसे आप करो, तो इसलिए प्रभावित हो गए। नहीं, ये तो बीजेपी ने पूरा राष्ट्रवाद का अपना तो कर ही रखा है। तो आपने एक पूरी अपनी जो जर्नी है बड़ी निष्पक्ष और बड़े सिद्धांत से अपना एक जीवन जिया है। हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं जी, आपके चाहने वाले, आपको प्यार करने वाले, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो दर्शकों को संदेश देना चाहता हूं कि अपने लगन से, मेहनत से, जो जिस रास्ते, जो जिस तरीके से आजकल है क्या, जैसे कई दर्शक स्टूडेंट्स भी होंगे, जी जी जी, कई समाज सेवी भी होंगे, कई राजनीतिक लोग भी होंगे, अलग अलग क्षेत्रों के लोग, जी जी, बिल्कुल डिफरेंट। कोई एक क्षेत्र का आदमी देखता है। स्टूडेंट देख रहे हो, छात्र देख रहे हो, छात्रों को मैं अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपकी रुचि, ऐसा नहीं कि पढ़ने के लिए आपके माँ बाप बजट डालें, आपकी रुचि कोई कल्चर प्रोग्राम में आगे बढ़ना चाहता है जी, कोई आप खेलों में आगे बढ़ना चाहता है, कोई आप पेंटिंग में आगे बढ़ना चाहता है, जी जी, है ना, कोई किसी की रुचि डॉक्टर में आगे बढ़ना चाहता है, जो जिसमें जिसकी रुचि हो, स्टूडेंट भी उस रुचि को आगे बढ़ा करके उनमें भी बहुत बड़ा काम करने की गुंजाइश है। जी जी, तो वो उनसे अपील है कि जिस रास्ते में आपको रुचि हो उस रास्ते पे जाएं, गलत रास्ते पे ना जाएं। समाज सेवियों को मेरी अपील है कि समाज सेवी भी जो समाज सेवा में जो बेटर हो, जो गरीब लोग हैं, जो जिनका सहारा नहीं है, को उनके लिए उनका सहारा बनने का काम करें, ये मेरी अपील है। और जो लोग समाज सेवा में, चाहे वो राजनीति के माध्यम से, सोशल उसकी वजह से, ये माइंड में एक परसेप्शन लोगों के बन गया है कि राजनीति और समाज सेवा जो लोग कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उसमें पैसा कमाने आते हैं। मैंने पहले ही कहा, हाँ, आपने वो बात कही थी। ये राजनीति कोई व्यापार नहीं है, राजनीति एक सेवा भाव का जरिया है, समाज सेवा का जरिया है। जो समाज सेवा करते हैं वही राजनीति लोग करते हैं, जी जी जी, लेकिन उनकी जिम्मेदारी अलग अलग होती है। तो इसलिए समाज सेवा ही राजनीति का नाम है। राजनीति में आकर के कुछ कलम में ताकत आती है, उस कलम का इस्तेमाल जनहित के कामों में, गरीबों के कल्याण में करना चाहिए। सो ये भारतीय जनता पार्टी इस समय उनका कर रही है। कोई एक ऐसा काम आप बताएं कि आपने राजनीतिक जीवन में कोई ऐसा काम किया हुआ, किसी गरीब का, किसी मजलूम का, जिससे आपको बड़ी एक शांति महसूस हुई हो कि यार मैंने इसका एक बहुत अच्छा भला काम किया, मतलब एक इंटरनली बहुत खुशी फील होती है जब किसी के लिए अच्छा करते हैं। देखिए, जब काम तो बहुत है, जैसे अब तो यादगार एक यादगार, जैसे भी मैं मंत्री था जी, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं सही के लिए अपने नेतृत्व से भी अड़ जाता था। जी जी, ऐसा नहीं कि नेतृत्व तो आदरणीय नेताजी हैं तो उनके साथ कुछ करा नहीं पाऊँ, मैं सही काम अड़ जाता था जी। एक फरीदाबाद गुड़गांव की एक बिटिया मुरादाबाद में MBBS कर रही थी जी, और वो कहने को समाज के जो लोग थे वो कहते थे कि ये मारी गई है बिटिया, जो फरीदाबाद NCR के लोग थे, और मुरादाबाद का जो जैन थे मालिक उसके, उनका कहना था सुसाइड की है ये। ओके, तो उनके वहाँ संबंध थे आजम खां साहब से, उनसे सबसे, तो उस केस को वो आत्महत्या में दर्ज कर लिया गया। और सब NCR के लोग, जितने समाज के लोग मिले मुझसे, मैं मंत्री था, कि साहब इसकी CBI जांच करा दीजिएगा। CBI जांच के लिए सरकार जब लेटर देती है तभी CBI होती है। जी जी जी, मैं सबको ले गया आदरणीय नेताजी के, मुलायम सिंह जी के यहाँ। तो नेताजी ने कहा कि CBI नहीं करेंगे इसकी हम, और ये जांच निष्पक्ष हो रही है। वो आत्महत्या, मैंने रिपोर्ट ली है, वो आत्महत्या हुई है, ये सब आत्महत्या बिल्कुल नहीं हुई है, इसकी CBI जांच करानी पड़ेगी। तो उन्होंने सब समाज के आगे थोड़ा नाराज भी हुए मुझ पर, NCR के, फरीदाबाद के, दिल्ली के समाज के लोग थे। मैं सब लड़की जवान थी, होनहार थी, वो आत्महत्या नहीं है, मारी गई है, उसके साथ कोई गलत काम भी किया गया है।
फिर लड़ के 1-1.5 घंटे लड़ाई चलती, मतलब बात चलती रही। बात चल के आखिर उन्होंने सीबीआई का लेटर फिर हालिया लिखवा दिया। मतलब आप आजम खां के अपोजिट, मतलब आजम खान सही बात, वो एक्चुअल में थी, सही बात, क्योंकि होता क्या है ना, एक ईगो बना लेते हैं ना कि भाई मेरी बात होनी चाहिए, तो फिर मैं सही बात के लिए अड़ गया हूँ। अच्छा, एक लास्ट सवाल मैं और पूछूंगा आपसे कि एज ए मिनिस्टर जब आप प्रदेश में कार्य कर रहे थे तो कभी कोई अंडर प्रेशर भी दिमाग में आती थी कि कोई अंडर प्रेशर कार्य करने का? नहीं, कभी नहीं, कभी प्रेशर नहीं, बल्कि जो सही बात के लिए तो कभी भी नेताजी से कह दो, मुलायम सिंह जी जो कहा सही बात के लिए तो उन्होंने माना उसको। मेरठ में एक गांव में मुझे जांच में गया था तो सीडीओ मेरे साथ गए थे जी, तो वहाँ कुछ काम 19 मिला, राधेश्याम मिश्रा थे सीडीओ, मिला तो शाम तक मैंने, जब काम ठीक नहीं मिला तो शाम तक सस्पेंशन करा दिया था उनका। उनमें ये खासियत तो थी कि वो अपने आदमी के लिए, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल। तो दर्शकों, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ थे उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री राम सकल गुर्जर जी। आज हमने उनके जीवन सफर और राजनीतिक यात्रा के बारे में जाना। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहें रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नई हस्ती के साथ। नमस्कार।